प्रिय विद्यार्थियों, आज का विषय है पाठ स्पीति में बारिश, जो कि एक यात्रा वृत्तांत है। तो पिछले भाग में हमने देखा कि लेखक चाहते हैं कि देश दुनिया के मैदानों और पहाड़ों से युवक युवतियां स्पीति में आएं और यहाँ पर आकर अपने अहंकार को नष्ट करें और फिर इन ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियों पर पहुंच करके इन पहाड़ों के अहंकार को चूर करें। और ये माने की चोटियां जो बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं, तो युवक युवतियां यहाँ पर आकर किलोल करें, यानी हास्य और उन आनंद मनाएं। तो यहाँ पर भी इस सूनी स्पीति के वातावरण में भी आनंद का प्रसार हो। तो प्रस्तुत है पाठ का अगला अंश। तो लाहुल की तरह स्पीति में भी 2 ऋतुएं होती हैं और कहीं पर लेखक ने 6 ऋतुओं यानी 6 ऋतुओं का बखान किया है, लेकिन यह अभ्यास दोष के कारण है, क्योंकि लाहुल और स्पीति में सिर्फ 2 ऋतुएं ही होती हैं। यहाँ जून से सितंबर तक की एक अल्पकालिक यानी एक थोड़े से समय की बसंत ऋतु है, और जो शेष वर्ष यानी और बाकी पूरा वर्ष जो है उसमें यहाँ पर शीत ऋतु होती है। तो वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में यानी सर्दी के मौसम में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और औसत से कुछ अंदाज नहीं लगता, यानी वास्तविक जो अनुमान लगाया गया है उससे कुछ खास अंदाज नहीं लगता। और बसंत में दिन गर्म होता है, लेकिन यहाँ पर की रात ठंडी होती है। और शीत में क्या होता है, शीत का कैसा वातावरण रहता है, इसकी कल्पना ही की जा सकती है। कितनी ठंड होती है वहाँ पर, कितनी सर्दी की, इसकी बात की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और कभी वहाँ अगर रहें तो रहकर वहाँ के शीत के वातावरण को देखा जा सकता है। स्पीति में वसंत लाहुल से भी कम दिनों का होता है, और वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते। जैसे वसंत ऋतु आने पर अन्य जगहों पर फूल खिल जाते हैं, वातावरण सुगंधित हो जाता है, चारों ओर सौंदर्य बिखरा रहता है, लेकिन स्पीति में वसंत आने पर भी यहाँ पर फूल नहीं खिलते और न ही कोई हरियाली होती है और न ही किसी प्रकार की गंध फैलती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, और दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ गिरने लगती है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ पड़ने लगती है, और अप्रैल मई तक यह बर्फ रहती है। यहाँ ठंडक भी लाहुल से ज़्यादा पड़ती है और नदी नाले सब जम जाते हैं और हवाएं बहुत तेज चलती हैं। हाथ, मुंह और जो शरीर के अंग खुले रहते हैं उन पर यह हवा जैसे शूल की तरह चुभती है, एकदम कांटे की तरह तीखी कांटे की तरह, शूल की तरह यह तेज हवा चुभती है। स्पीति में लाहुल से भी कम वर्षा होती है, यहाँ पर अत्यधिक कम वर्षा होती है, लाहुल क्षेत्र से भी कम वर्षा होती है। और मध्य हिमालय का जो मध्य भाग है यह मानसून की पहुंच से परे है, यहाँ पर मानसून नहीं पहुंचता, और यहाँ बरखा बहार नहीं है, यहाँ बारिश नहीं होती है। और कालिदास को अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। तो कालिदास जो प्राचीन कवि हैं और उन्होंने जो ऋतु का वर्णन बहुत विस्तार से वर्णन किया है, तो उस ऋतु में उन्होंने जो ऋतु वर्णन किया है उनको यहाँ पर तो स्पीति में आकर के वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा, वर्षा को तो नष्ट ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्पीति में वर्षा नहीं होती बहुत, या फिर होती भी है तो बहुत कम होती है। अब कालिदास में वर्षा का क्या ठाठ है। कालिदास के वर्णन में वर्षा ऋतु का बहुत अत्यधिक वर्णन किया गया है। यह वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कि वर्षा वर्णन में कालिदास ने कहा कि प्रिय, जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जन का प्रिय पावस राजाओं का ठाठ बाट बनाकर आ रहा है, राजाओं सा। तो कालिदास ने जो बादलों के आने का वर्णन किया है, उस वर्णन में उन्होंने यह कहा है कि आकाश में आते हुए बादल ऐसे लग रहे हैं कि जैसे जल की फुहारों से भरे हुए बादल
कोई मतवाले हाथी पर चढ़कर आ रहा है, और जो चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की जो गरज है उसके नगाड़े बज रहे हैं, और यह कामी जनों को अर्थात भोग विलास करने वाले ऐसे लोगों को जिनको यह वर्षा ऋतु अत्यंत प्रिय है, ऐसा पावस यानी वर्षा राजाओं की तरह से ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। तो कालिदास ने इतना अधिक वर्षा का वर्णन जो है ये बहुत विस्तार से किया, लेकिन स्पीति का यह हाल है कि पावस यहाँ नहीं पहुँचता, यानी वर्षा जो है वो यहाँ पर नहीं पहुँचती। और कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है। कालिदास ने जो वर्षा की सुंदरता का वर्णन किया है, वह सुंदरता तो विंध्याचल पर्वत में ही दिखाई दे सकती है या दिखती है। और हिमाचल की इन मध्य घाटियों में यह वर्णन बिल्कुल भी सटीक नहीं बैठता। अब लेखक यह नहीं जानते कि इसका लालित्य यानी इस ऋतु का सौंदर्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ भी पाएंगे या नहीं। क्योंकि वह वर्षा के इस सौंदर्य से अपरिचित हैं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है, और वह यह जानते नहीं हैं कि बरसात में नदियां बहती हैं और बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिघाड़ते हैं, जंगल अत्यधिक हरे भरे हो जाते हैं, और अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कलपती हैं, रोती चिल्लाती हैं। वर्षा में मोर नाचते हैं और बंदर चुप मारकर गुफाओं में जा छिपते हैं, क्योंकि यह सब जो है लाहुल और स्पीति के स्त्री और पुरुष कभी नहीं समझ सकते, क्योंकि वो इस तरह से वर्षा ऋतु का यह रूप उन्हें देखने का अवसर नहीं मिलता है। अगर कालिदास यहाँ पर आकर के कहें, कालिदास अगर स्पीति आकर के कहें कि अपने बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली, स्त्रियों का जी खिलाने वाली यानी स्त्रियों के मन को प्रसन्न करने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साध पूरी करे। यदि कालिदास स्पीति में आकर इस तरह की बातें कहे तो शायद स्पीति के नर नारी आश्चर्य में पड़ जाएंगे, और वह यही पूछेंगे कि इस तरह यह देवता कौन है जो पृथ्वी पर को इस तरह हरा भरा और आनंद से भरने वाला है। वह कहाँ रहता है, यहाँ क्यों नहीं आता? क्योंकि स्पीति के लोग वर्षा का यह रूप उन्हें देखने का अवसर नहीं मिलता। स्पीति में कभी कभी ही बारिश होती है, और वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। साध यानी इच्छा, यानी मन की इच्छाएं पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और बंध्या रहती है। बंध्या यानी अनुपजाऊ, व्यर्थ, बेकार धरती यहाँ पर रूखी, सूखी और ठंडी है। स्पीति में साल में एक ही फसल होती है, और मुख्य फसल यहाँ पर है 2 किस्म की जौ, गेहूं, मटर और सरसों। यही मुख्य फसल है यहाँ की, और इसमें इन फसलों में जौ सबसे मुख्य है। सिंचाई का साधन यहाँ पर पहाड़ों से आ रहे नाले हैं, या उन पर बनाए गए कूल हैं, उन पर बनाए गए तालाब हैं, और वहाँ से निकली हुई नालियाँ पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर दूर तक जाती हैं, और उन्हीं के जरिए पानी पहुँचता है। और स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इस नदी का पानी किसी भी काम नहीं आता, और स्पीति की ऐसी भूमि बहुत है, वहाँ पर ऐसी जमीन अत्यधिक है जो खेती के लायक बनाई जा सकती है। अब शर्त इतनी है कि उस जमीन को खेती के लायक बनाने के लिए स्पीति में जल उलीचा जाए। जल उलीचना मतलब फेंकना, यानी स्पीति को में चारों तरफ जल फेंका जाए, तब वहाँ पर ऐसी बहुत जमीन है जिसको खेती के लायक बनाया जा सकता है, और या फिर पानी का कोई और स्रोत यहाँ पर पहुँचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों फसल को छोड़कर कोई सब्जी भी यहाँ पर नहीं उगती। इसका कारण यह है कि शायद ऊंचाई अत्यधिक ऊंचाई पर है, और वायुमंडल के दबाव में कमी है, और ठंड की अत्यधिक अधिकता है, और वर्षा की कमी के कारण यहाँ पर पेड़ नहीं होते। इसी कारण स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। यहाँ पर कोई हरियाली नहीं है, बस रूखे सूखे पहाड़ है और सुनसान है।
वर्षा यहाँ पर यदि स्पीति में वर्षा हो जाए तो यह एक ऐसी घटना है कि जो सुखद संयोग मानी जाती है। वर्षा का होना बहुत सुखद संयोग है। अब लेखक स्पीति की यात्रा पर गए हुए थे, तो वह काजा नामक स्थान के डाक बंगले में ठहरे हुए थे और वहीं पर वो सो रहे थे। रात में उन्हें लगा कि कोई खिड़की खड़का रहा है और आधी रात का भी पिछला पहर ही बीतता था और लेखक सोचने लगे कि इस समय कौन है। और लैंप की जो लौ तेज की खिड़की पर एक पल्ला खोला तो लैंप की जो रोशनी थी उसकी लौ तेज किए और यानी उसकी रोशनी बढ़ाए और लेखक खिड़की का एक पल्ला खोले तो तेज हवा का झोंका उनके मुंह और हाथ को जैसे छीलने लगा। तेज ठंडी हवा उनके हाथ और मुंह पर लगने लगी। लेखक ने पल्ला भिड़ा दिया और उनकी आड़ से वह देखने लगे और उन्होंने देखा कि वहां पर बारिश हो रही थी। अब लेखक उसे देख ही नहीं रहे थे बल्कि उस होती हुई बारिश को सुन रहे थे। अत्यधिक अंधेरा था, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था और इस तरह आ रहा था जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही हों, एकदम ओस जैसी बर्फ की बूंदें पड़ रही हों। लेखक को इस तरह प्रतीत जो होती हुई वर्षा की बूंदें तुषार जैसी बूंदों के समान पड़ रही थी और जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी, बिजली कड़क रही थी और नगाड़े पर थाप पड़ रही हो, लेखक को ऐसा प्रतीत हो रहा था। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। दुंगछेन ये एक वाद्य यंत्र है, तो ऐसा लग रहा था कि मानो इस वाद्य यंत्र को हवा जो है वह बजा रही है और वातावरण इतना सुखद था कि ऐसा लग रहा था जैसे महाशंख की ध्वनि घाटी में तैर रही है। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड अत्यधिक बढ़ गई थी। लेखक बिस्तर पर पड़े हुए थे और न जाने कब वह सो गए और सुबह जब वह उठे तो चाय पीते पीते उन्होंने सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है, यानी लेखक जो वहां पहुंचे हैं उनकी यात्रा वहां के लिए अत्यधिक शुभ है। वह इसलिए क्योंकि स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई थी। तो यह था लेखक का स्पीति की यात्रा का वर्णन। तो आपको यह अंश अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो स्पीति का वर्णन हम सब के लिए एक नए क्षेत्र की विशेष जानकारी है। तो आशा है यह सब आपको अच्छी प्रकार समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।